सप्लाई में शुरुआती दौर में तो छुटपुट छुटपुट चुरमुट क्वेश्चंस हैं, और यहाँ ये जरा, और ये है आपका साहब सेल्स एंड एयर कंडीशनर्स इन जनकपुरी। मैं क्वेश्चन लिख के दिखाने वाला हूं आपको, बहुत दिन हो गए बिना लिखे, तो आप भी मेरी सपोर्ट कीजिएगा, क्वेश्चंस आपको भी दूंगा लिखने के लिए, ठीक। साहब सेल्स इन एन एयर कंडीशनर डीलर इन जनकपुरी दिल्ली नीड्स 4 एयर कंडीशनर्स फॉर न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस in Safdarjung enclave. Therefore, he transfers 4 air conditioner. अच्छा, on which ITC has already been availed. अच्छा, इनका नया घर अपना बना है, और ये 4 जो एयर कंडीशनर्स हैं मालिक, वो ट्रांसफर कर दिए जिन पर ITC ले चुके थे अपने ही घर के लिए। एग्जामिन वेदर द सेड एक्टिविटी अमाउंट्स टू सप्लाई अंडर सेक्शन 7। पहले तो मुझे बता दो कि आपका आंसर क्या है, लिखना एक अलग चीज है। ये सर साहब सेल्स हैं और इन्होंने अपने घर ITC ले रखा था, नया घर बनाया है अपना, 4 AC भेज दिए हैं, तो ये सप्लाई बनेगा। हाँ सर, ये सप्लाई बन जाएगा, शेड्यूल 1 के मुताबिक बन जाएगा, जहां लिखा था ना कि वो ITC ले रखा हो, अपने परमानेंट ट्रांसफर कर दिया गया हो, वैसे बन जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ शेड्यूल 1 की मुझे जरूरत पड़ी है, पहले मैं अपना मसाला ढूंढ लूँ क्या क्या लगेगा यहाँ पे आके। फर्दर जनकपुरी रेजिडेंट आकाश अप्रोच्ड साहब सेल्स, ही सोल्ड एन एयर कंडीशन टू साहब सेल्स। एक कोई बंदा है वहीं का रेजिडेंट है, इनका पड़ोसी ये मान लीजिए, वो इनका कोई पुराना AC वेसी बेच रहा है। सोल्ड एन एयर कंडीशन टू साहब सेल्स फॉर 5000। अच्छा, आकाश हैड बॉट द सेड AC, इसका नाम आकाश है, इसने AC 6 महीने पहले खरीदा था फॉर हिज रेजिडेंस, अपने घर के लिए लेकर आया था ये, ठीक है। डज सेल ऑफ एयर कंडीशंस बाई आकाश टू साहब सेल्स, ये जो AC बेचा गया है, तो ये क्या यहां पर सप्लाई बनेगा या नहीं बनेगा, मुझे बताइए जरा। सर ये भी सप्लाई नहीं बनेगा क्योंकि इसका बिजनेस नहीं था, ठीक। अब हमें बताइए, ये 2 क्वेश्चन यहां पर पूछे गए हैं, इसके लिए रेलिवेंट प्रोविजन आपका आएगा शेड्यूल 1 से, और इसका रेलिवेंट प्रोविजन आएगा आपका ABC से। तो पहले हम दोनों के रेलिवेंट प्रोविजन अपने सामने लिख लेते हैं, और फिर 1 बाय 1 दोनों का आंसर यहां पर आकर कर देंगे। मैं आपको दिखा रहा हूं आंसर आपने लिखना कैसे, काफी दिन से मैंने लिखा भी नहीं। आइए जरा मालिक, यहां पर देखते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस के अंदर आकर, राइट। ओके सर जी, आ मेरे भूरा, आजा मेरे कबूतर, मेरे लाल, मेरे पीले, ये आजा। और ये है अपना चैप्टर है सर जी, कॉपी करना है आपने रजिस्टर के अंदर, जो कह रहा हूं वो करना। डे 1 पे आपने कहा था बेईमानी बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम, ठीक है। यस सर। तो ये आपका यहाँ पर सप्लाई का चैप्टर है, और क्वेश्चन कौन सा है जरा मुझे बताएंगे आप लोग। साहब सेल का क्वेश्चन था जी ये, और क्वेश्चन नंबर था यहाँ पे आके, भगवान झूठ ना बुलाए, सेकंड का 3rd करके, क्वेश्चन सेकंड का 3 था जी। तो यहां लिखेंगे रेलिवेंट प्रोविजन, फटाफट लिखेंगे आप मेरे साथ प्लीज। अगर आपने नहीं लिखा तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इन छोटी छोटी चीजों को आप हल्के में मत लेना कि हाँ हाँ हम लिख लेंगे, हमें तो आता भी नो वेरी वेल, मत करना भाई। ये जो व्यवहार है यही आपको डुबा देता है, इसे चुपचाप करो, जो कह रहा हूं चुपचाप करो, जो कह रहा हूं चुपचाप करो। रेलिवेंट प्रोविजन एज पर द provisions of section 7 of CGST Act 2017, a transaction will be called as a supply on fulfillment of following conditions. Number 1, there must be an activity
लाइक सेल हो, बट आप लिख रहे हैं ना प्लीज, एक्सचेंज हो, आप लिख रहे हैं ना प्लीज, लीज हो, एटसेट्रा। सीए फाइनल में कोई लिख के ना दिखा रहा आपको टीचर, मैं बता रहा हूं, चुपचाप लिख लो, दिमाग मत खराब करना मेरा। दूसरा सप्लाई होनी चाहिए, दूसरा बिजनेस। द एक्टिविटी must be during the business or furtherance of the business, ठीक। and third one is consideration must be there। पहली बात तो ये हो गई, ठीक। आगे मैं पेन चेंज नहीं कर रहा, मन कर रहा था चेंज करने का। मोर ओवर, एक लाइन छोड़कर, मोर ओवर फोर स्पेसिफाइड एक्टिविटीज, for specified activities as specified। अच्छा मैंने रटा होगा क्या पहले इसका आंसर जो लिख रहा हूं मैं, ये नहीं ना, डायरेक्ट ऑन स्पॉट। यही आपको आना चाहिए कि अगर आपके यहां दिमाग में कंटेंट है, आपको लॉ पता है क्या है, तो आप लिखने की एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। मोर ओवर फोर स्पेसिफाइड एक्टिविटीज एज स्पेसिफाइड अंडर Schedule First 2 CGST Act 2017 will be called as supply। इनको सप्लाई बनाया जाएगा, will be called as supply even if it is विदाउट कंसिडरेशन। लॉ लिखने में हमें क्वेश्चन तो पता ही नहीं क्वेश्चन क्या था, विदाउट कंसिडरेशन। एंड वन ऑफ द एक्टिविटी इज, अब मुझे क्या करना है यहां पे, ऐसा भी नहीं कि चारों एक्टिविटी को लिखने बैठ गए, नहीं, रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स। मैंने पूरा प्रोविजन नहीं लिखना, मैंने क्या लिखना है यहां ध्यान दीजिए, वर्ड क्या है ये, रेलिवेंट प्रोविजन। जितना मेरे क्वेश्चन का आंसर करने में सपोर्टिव है मैंने उतना लिखना है बस, बाकी ऐसी की तैसी में जान दो। एंड एंड वन ऑफ द एक्टिविटी इज परमानेंट, कोई शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे आंसर में, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी लिख गया है, तो गलती से हाथ चल गया है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट पूरा लिख दूंगा ब्रैकेट में, काटूंगा नहीं, ऑन विच आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज ऑलरेडी बीन अवेल्ड, जिस पर आईटीसी हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो मेरा लीगल कंटेंट यहां पे लिख गया है। अब लिखेंगे यहां पे अपना हम एनालिसिस एंड कंक्लूजन। ध्यान दीजिए मैं रेड पेन या अदरवाइज पेन का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, वही सेम पेन चल रहा है। कंक्लूजन, एनालिसिस एंड कंक्लूजन की बात करते हैं मालिक, और क्या बोलता है इसमें, इन द गिवन क्वेश्चन साहब सेल्स supplied
4 air conditioner, 4 air conditioners to their newly constructed home. That is, it is a permanent transfer of a business asset on which input tax credit has already been availed, hence it will be treated as a supply under the provisions of Section 7 read with Schedule 1 and consequently liable to GST. एंड कॉन्सिक्वेंटली सर ये सेकंड पैरा है, पैरा हमें लिखने की जरूरत नहीं है, इतना मत जाइए क्योंकि वहां पे गलतियां हमसे हो सकती है कि कौन सा पैरा है, इतना काफी है, आपने फर्स्ट शेड्यूल भी लिख दिया, इट इज सफिशिएंट। ठीक ठीक बच्चा, हाँ सर ठीक है। एंड इट इज कॉन्सिक्वेंट लाइबल टू जीएसटी। दूसरा क्या था, इन द अनदर ट्रांजैक्शन मिस्टर आकाश जो कि सोल्ड आउट his air conditioners that he has used for his personal purpose in the light of Section number 7 as stated above, this activity doesn't fulfill the second condition of supply, that is, it is not the business of Mr. Akash and even not furtherance of the business, ना बिजनेस है ना बिजनेस कनेक्टेड है, सो इट doesn't amount to supply and hence not liable to GST.
अब बताइए एग्जामिनर्स में नंबर कहाँ काट सकता है? सब कुछ आपने बता दिया। वो यही टेस्ट करना चाह रहा था कि मेरा बच्चा सर आईडीटी इज मोर स्कोरिंग। यस, आईडीटी इज मोर स्कोरिंग। आपका पेपर अगर डीटी खराब भी चला जाता है, क्योंकि डीटी थोड़ा सिलेबस वाइज बड़ा है, तो आप अपने आईडीटी को इतना मजबूत करके चलना कि उस इमरजेंसी पोजीशन के लिए भी ये आपको बचा ले। मेरी बात समझ रहे हैं? हालांकि आप रैंक के लिए टारगेट कर रहे हैं, पर कब कौन सा पेपर किसके साथ क्या घटना घटित हो जाए कोई नहीं जानता। तो आप अपना बैकअप सपोर्ट ऑलवेज लेके चलना, आईडीटी को बहुत अच्छे से तैयार करके चलना, ये आपको सेविंग दिला देगा। इसमें मार्क्स अच्छे आ जाते हैं आपके, ठीक है, अगर आपने ठीक से पढ़ा। 94 तक आराम से मतलब एवर हाईएस्ट मार्क्स 94 आए हुए हैं। नितिन फोटो छपा हुआ है। अरे हाँ, मुझे वो कॉपी शेयर करनी थी ना आपके साथ में, मैं करता हूँ, मुझे देखनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी कॉपी 94 मार्क्स वाली। दिखाऊंगा आंसर कैसे, यही मिलेंगे जो मैं लिख के दिखा रहा हूँ ना, आपको ऐसे आंसर लिख के मिलेंगे, उसके अंदर मैं दिखाऊंगा, ठीक। चलो जी ये हो गया मालिक? हाँ जी हो गया। तो मैं बस इतना पूछ रहा हूं यार, हम इतना टाइम लगा रहे हैं इसके अंदर, बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अंदर से आवाज आ रही कि नहीं आ रही कि हाँ अच्छा ऐसे लिखना है तो हम लिख देंगे पक्का पक्का? बस वो विश्वास ही मैंने दिलाना है आपने कि हम कर सकते हैं, बस, और कुछ नहीं करना। चलो जी ये हो गया। एंड लैंग्वेज अपनी रहेगी ऑलवेज, ये भी अपना गुड क्वेश्चन है। मैंने बाकी चिरकुट क्वेश्चन है ना, आप खुद कर लेंगे चिरकुट क्वेश्चंस को। राजेश सुराना, अब इसे लिखूंगा तो नहीं मैं, लेकिन आपको यह जरूर बताना पड़ेगा कि इसका आंसर लिखने में हमें किन किन रेलिवेंट प्रोविजंस की जरूरत पड़ेगी, वो आपने बताना है, ठीक। ओके हाँ सर। राजेश सुराना प्रोप्राइटरशिप फर्म है, लिख दिया मैंने, राजेश सुराना आरएस प्रोप्राइटरशिप फर्म है इन द नेम ऑफ सुराना एंड सन्स, जयपुर राजस्थान में है ये। और ये भैया जी हो गया राजस्थान में। द फर्म रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, रजिस्टर्ड है। मैन्युफैक्चर टैक्सेबल गुड्स, ओके, टैक्सेबल गुड्स हो गया, टैक्सेबल गुड्स। द फर्म ऑल्सो प्रोवाइड्स टैक्सेबल कंसल्टेंसी सर्विसेज, अच्छा अच्छा, कंसल्टेंसी की सर्विस भी देते हैं। अब देख रहे हो रफ वर्क करने से मुझे ना अब दोबारा उन लाइनों को पढ़ने की जरूरत नहीं, बिकॉज क्या होता है कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि आप बार बार एक लाइन को पढ़ते रहते हो और समझ में आ नहीं रहा होता है, आप हाथ से लिख लेंगे एक बार में पिक्चर क्लियर होती है। राजेश सुराना हैज प्रोवाइडेड द कंसल्टेंसी सर्विस टू हिज ब्रदर मिस्टर अखिलेश सुराना यूएसए। इन्होंने अपने भाई जो कि अमेरिका में हैं अखिलेश, उसको कुछ एक सर्विसेज यहां से दी हैं, सर्विसेज ठीक है, यूएसए विदाउट एनी कंसिडरेशन, और वो भी दिए इन्होंने फ्री में। द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय मिस्टर अखिलेश आर सिमिलर टू वंस मैन्युफैक्चर्ड बाय राजेश सुराना। अच्छा ये भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करते हैं, दोनों भाई एक जैसा ही काम करते हैं। पुश्तैनी काम था तो एक विदेश में चला गया कि इंडिया में रह गया। राजेश सुराना चार्जेस 3 लाख फॉर प्रोवाइडिंग सिमिलर कंसल्टेंसी सर्विसेज टू अदर इंडिपेंडेंट कस्टमर। वो कह रहा है कि देखो जो ये सर्विस हमने आपको फ्री में दे दी है ना, अगर ऐसे ही सर्विस हम यूएसए में किसी इंडिपेंडेंट बंधु को दे रहे होते तो उसके लिए हम लोग 3 लाख रुपए यहां पर चार्ज कर रहे होते, जो आपको हमने फ्री में दे दिया है। कंप्यूटर जीएसटी लायबिलिटी इन द गिवन केस अज्यूमिंग दैट जीएसटी का रेट अपना ये बनता है। पहले मुझे अपना आंसर दीजिए, क्या ये जो ट्रांजेक्शन भाई ने भाई के लिए करी है इट इज लायबल टू जीएसटी और नॉट? पहला सवाल तो ये है, कंसेप्ट तो पहले यहां टेस्ट करना है। हाँ देखेंगे, हर एंगल से देखेंगे, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है नहीं है, क्या है कैसे नहीं है, हर देख लेंगे, लेकिन ठहराव और थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ अपने ऊपर भरोसा करते हुए कि ऐसा कुछ है नहीं जो हमने पढ़ा ना हो। इज इट लायबल टू जीएसटी और नॉट? एक्टिविटी तो है, बिजनेस भी है, कंसिडरेशन नहीं, तो इसको 4 एलिमेंट में देखते हैं पहले हम, जो हमारे पास 4 एलिमेंट हैं फ्री वाले। 4 एलिमेंट में पहला था परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट, वो ये नहीं है। दूसरा ट्रांजैक्शन इन बिटवीन डीम डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पर्सन्स, फ्री ऑफ कॉस्ट अगर होती है तो वो सप्लाई बन जाती है, तो मुझे यहां पर फंसने के चांस दिख रहे हैं। तीसरा था इंपोर्ट ऑफ सर्विस, वो ये है नहीं, ये तो कुछ कुछ ऐसे लग रहा है एक्सपोर्ट टाइप लग रही है, अब होगी या नहीं होगी आई डोंट नो, बट ये यहां पे हमें
यहां पर हमें क्या बोलते हैं, इंपोर्ट तो नहीं है। उसके बाद चौथा पॉइंट था ट्रांजैक्शन इन बिटवीन प्रिंसिपल एजेंट। तो ये दूसरी जो हमने लाइन पढ़ी थी ना, वहां पर ये फॉल कर सकती है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो चेक कीजिए क्या ये वाकई में एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है या नहीं है। अब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के अंदर हमें देखना होता है कि यार वो जैसे फैमिली मेंबर्स होते हैं, तो फैमिली मेंबर्स को हम बोल देते हैं आरपी ट्रांजैक्शंस। अगर आरपी ट्रांजैक्शन हुई तो सप्लाई बन जाएगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। फैमिली की परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं, फैमिली की परिभाषा सेक्शन नंबर 2 के अंदर दी हुई है। उसमें बोलता है हम दो हमारे दो, यानी कि जो स्पाउस है वो होते हैं और जो किड्स हैं वो आ जाते हैं साथ में। भाई बहन, माँ बाप, दादा दादी, ये तब आते हैं जब होली या मेनली आपके ऊपर डिपेंडेंट हो, तो ये आपके साथ में आ जाते हैं, फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक, अच्छा जी। अब चूंकि हमें दिख रहा है यहां पर वो बंदा अपनी फैक्ट्री चला रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है अपने भाई पर तो वो डिपेंडेंट है नहीं, वेल सेटल्ड है, अपना खुद कमाता चलाता है। तो जब वो वेल सेटल्ड है, इंडिपेंडेंट है, भाई है, तो वो आपकी फैमिली का हिस्सा नहीं है। हाँ, किड्स अगर होता, बच्चा आपका होता, बेटी बेटा होते, भले ही वेल सेटल्ड होता, फिर भी आपकी फैमिली का हिस्सा होता। लेकिन भाई बहन, माता पिता, दादा दादी तब आते हैं जब वो इस तरह से होते हैं। तो ये परिवार का हिस्सा नहीं माना जाएगा। जब फैमिली नहीं बनेगा तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं बनेगी, और ये नहीं बनेगी तो ऑब्वियस सी बात है, क्या आप इसे सप्लाई बना पाओगे? ये फर्स्ट शेड्यूल में फॉल नहीं कर पाएगा, और वहां पर आकर ये घटना सप्लाई नहीं बन पाएगी, और नहीं बन पाएगी, जीएसटी भी यहां पे नहीं लगाया जाएगा। यह कंसेप्चुअल डिस्कशन जो आपने पढ़ रखा है। इज इट फाइन ना? यस सर। तो भाई जीएसटी तो इस पे आने वाला है नहीं। अब मुझे बताइए यहां तक की चर्चा के लिए आपको इसमें क्या करना पड़ेगा मालिक? यहां तक की चर्चा के लिए रेलिवेंट प्रोविजंस क्या क्या लिखने पड़ेंगे, बताओ ना यार। मतलब मैं बताऊंगा तो यार बार बार वही चीज हो जाएगी, मैं बता रहा हूं, क्या आप बता सकते हैं प्लीज? अच्छा, दूसरे एंगल से एक और देखना है इसको, क्या ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है? बाबू वो भी देखेंगे, लेकिन हालांकि उस पर कोई क्वेश्चन हमसे किया नहीं गया है, बट आई विल चेक इट आउट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका आंसर कर लूं, मुझे रेलिवेंट प्रोविजन में क्या क्या लिखना पड़ेगा? सर नंबर 1 शायद सेक्शन नंबर 7, इसका जो रेलिवेंट प्रोविजन आएगा वो सेक्शन नंबर आएगा 7, और वो भी रेड विद शेड्यूल 1, जिसमें बोलता है कि आरपी या डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन जो होते हैं उनके बीच की जो ट्रांजैक्शंस होती है, फ्री होने पर भी उसको हम लोग सप्लाई बनाकर चलते हैं, उसकी बात आती है। दूसरा, यहाँ पर हमारा सेक्शन नंबर 2 के मुताबिक जो फैमिली है उसकी परिभाषा भी इधर अपनी लिखी जाएगी। फिर इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हम यहां पर अपना कंक्लूजन दे देंगे, तो 2 प्रोविजंस आपके यहां पर आएंगे। राइट? यस सर। बच्चा कह रहा है सर ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है या नहीं है? हालांकि मुझे आंसर में लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, बट आपके मन के डाउट के लिए बता दूं, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए हमने क्या देखा था, कई सारी कंडीशंस हमें पूरी करनी होती थी एज पर सेक्शन नंबर 2। सप्लायर मेरा इंडिया का होना चाहिए, रेसिपिएंट इंडिया के बाहर का होना चाहिए, और तीसरी बात थी कि जो कंसीडरेशन है वो फॉरेन करेंसी में आना चाहिए, जबकि यहां तो फ्री है। इट इज क्वाइट ऑब्वियस, इट इज नॉट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। दिखने में लग रहा है कि एक्सपोर्ट हो गई है, पर इट इज नॉट फॉल अंडर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। दिस ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी कॉल्ड एज जीरो रेटेड सप्लाई, इसको नहीं कहा जा सकता है। इट इज नॉट जीरो रेटेड सप्लाई। ठीक ठीक साहब, ओके सर जी, पहले बताइए एग्रीड और नॉट, आगे बढ़ जाऊं? अच्छा क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन था। हाँ आगे चलते हैं मालिक। ये है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इज एन आर्टिस्ट हु मेक्स अ कंटेम्प्रेरी पेंटिंग्स। ओके, एक शानदार वाली पेंटिंग बनाई है। ही इज रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ कोलकाता। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य अपॉइंट्स ध्रुव कुमार टू ऑक्शन हिज पेंटिंग इन महाराष्ट्र। अच्छा, ध्रुव कुमार को बोलते हैं, अपॉइंट्स किया ध्रुव कुमार को टू ऑक्शन हिज पेंटिंग इन महाराष्ट्र। ठीक है, ध्रुव कुमार को एजेंट की तरह अपॉइंट किया है। ध्रुव कुमार अरेंज द ऑक्शन एंड आइडेंटिफाई द पोटेंशियल बिडर्स। द हाईएस्ट बिड इज एक्सेप्टेड एंड द पेंटिंग इज सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर। ठीक। द इनवॉइस फॉर द सब, देखते सबसे पहला आंसर किसका आएगा? द इनवॉइस फॉर द सप्लाई ऑफ पेंटिंग इज इशूड बाय
by Dhruv Kumar on behalf of the Chandragupta Maurya, but in his own name, and painting is delivered to successful bidder. Examine whether Dhruv Kumar can be considered as agent of Chandragupta as per para 3 of schedule 1. क्या इसको ये वही वाला एजेंट है जो पैरा 1 के अंदर इसका डिस्कशन किया जाता है? यस और नो? हाँ, देखिए सर, वहां पर एक सर्कुलर हमने देखा था, उसके अंदर ये था कि देखिए ये आपका सेलर है और ये आपका यहाँ रेसिपिएंट होता है, बीच में एजेंट होता है। तो हमने क्या कहा था कि आपको बिल देखना है, ट्रांजैक्शन ऐसे मूव करी है या ऐसे ऐसे मूव करी, टप्पा खा के गई है। आपको बिल की पोजीशन देखनी थी कि बिल अगर ऐसे ऐसे कर गया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया है, तो ये रेस्पॉन्सिबल एजेंट या रियल एजेंट कहा जाता था। अगर ऐसा है फिर तो ये वो एजेंट है ही है, और अगर डायरेक्ट बिलिंग हो रही है तो फिर ये आपका फेक एजेंट यहां पर कंसिडर किया जाता है, हवाई एजेंट माना जाता था। ठीक, तो इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर ये आपका ध्रुव ने ही यहां पर बिलिंग कर रखी है, तो इसलिए ये इसका एजेंट यहां पर कंसिडर किया जाएगा एज पर शेड्यूल नंबर 1। सर ये सर्कुलर का नंबर यहां लिखने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं, सर्कुलर का नंबर कतई भी लिखने की आपको जरूरत नहीं है मालिक, बिल्कुल भी, क्योंकि इतने सारे सर्कुलर बीच में आ जाते हैं कि वहां आपको लाइक नाम याद रख पाना थोड़ा मुश्किल वाला काम आपके लिए हो सकता है, तो उसकी यहां पर कोई ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, हाँ सर जी एकदम ठीक है। तो वैसे ये है आपका वो सर्कुलर 57/31/2018 बुक के अंदर। तो ये नॉन रिस्पॉन्सिबल इलस्ट्रेशन दे के मैंने आपको समझा रखा है, और फिर उस इलस्ट्रेशन का मैंने यहाँ पर एनालिसिस भी किया है, और जहाँ पर आप देख रहे हैं कि बिलिंग जब एजेंट के थ्रू हो रही है तो वो वाले एजेंट को हम यहाँ पे पकड़ रहे हैं, अदरवाइज वाले एजेंट को हम यहाँ पे नहीं पकड़ रहे हैं। ठीक, यस सर। ओके सर जी, आगे चलिए प्रभु जी, और आगे चल के चलते ये रहा एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा आपकी राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, और यहां पे चलो ये मैं कराता हूं, दूसरा आपको दूंगा। हाँ, एग्जामिन वेदर द एक्टिविटी ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस, क्वेश्चन किस पर बेस्ड है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे। इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस वुड अमाउंट टू सप्लाई अंडर सेक्शन 7 और नॉट। क्या ये वहां पर फॉल करेगा? ये आपको चलो अभी नहीं दे रहा आपको मैं, दूसरा दूंगा आपको लिखने के लिए। वो सप्लाई बनेगा या नहीं बनेगा? इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, मुझे पता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस में सारी चीजें टेस्ट करेगा ये, कि भाई वास्तु कंसल्टेंट सर्विस थी, यहां से इंपोर्ट करी, रेजिडेंस के लिए करी, कभी बोलेगा बिजनेस के लिए करी, कभी कुछ कभी फ्री कभी पेड। तो आपको यहां पर रेलिवेंट प्रोविजन के अंदर पता क्या लिखना पड़ेगा सर? इसमें रेलिवेंट प्रोविजन के लिए आपको सबसे पहले जो एक पेड वाला सीन था और एक नॉन पेड वाला था, पेड वाला और फ्री वाला ये दोनों ही लिखने पड़ेंगे। ठीक, पेड वाले में क्या था? पेड वाले में था कि अगर आपका ये बिजनेस पर्पस के लिए है या पर्सनल पर्पस के लिए है तो ये आपका ऑलवेज सप्लाई बनता ही था। मुझे पता है कि पर्सनल पर्पस का आगे चलकर एग्जाम्पशन में फॉल कर जाता है, लेकिन सप्लाई पूछा है, सप्लाई तो पक्का बनेगा। लेकिन जो फ्री वाले हैं, अगर वो बिजनेस पर्पस के लिए है और किसी आरपी या डीम्ड डिस्ट्रिक्ट किसी अपने से लिया है और वो भी बिजनेस पर्पस के लिया है, फ्री में लिया है, तो ही ये आपका सप्लाई बनता था, अदरवाइज ये आपका सप्लाई नहीं बनाया जाएगा, ऐसे करके बोल दिया जाता है मालिक। ठीक, यस सर। अब देखिए यहां पर क्या होगा। अब ये रफ वक्त, अच्छा मान लीजिए मैं राइटिंग प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा हूं, तो आपको ना बाबू मेरे ये शॉर्ट हैंड में अपना लीगल प्रोविजन जरूर सामने रख लेना चाहिए। एक बहुत ही मूल मंत्र मान लीजिए, आप गलती कर जाते हैं नहीं तो फिर बार बार। श्रीनिधि कौशिक रिसीव्ड वास्तु कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर हर रेजिडेंस के लिए लिया है, लोकेटेड इन बांद्रा मुंबई, फ्रॉम मिस्टर रशेल ऑफ सिडनी ऑस्ट्रेलिया से लिया है। द अमाउंट पेड फॉर सर्विस 5,000 रुपीज, पेड वाली है, 5,000 रुपये का अमाउंट पे किया है, तो पेड है और
घर के लिए लिया है और किसी इंडिपेंडेंट पार्टी से लिया तो भाई पेड है और पर्सनल है, चलेगा, ये आपका यहां पर सप्लाई बना दिया जाएगा। ठीक, फटाफट आंसर देना है आपने, मुझसे पहले आंसर आपका आना चाहिए। दूसरा, यही आपका लीगल प्रोविजन में दोनों प्रोविजन लग जाएंगे। ये वाला प्रोविजन आ जाएगा आपका सेक्शन नंबर 7 के अकॉर्डिंग। क्या है भाई? इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन ईदर फॉर बिजनेस पर्पज और फॉर पर्सनल पर्पज विल बी कॉल्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। दूसरा, एज पर सेक्शन 7 रेड विद शेड्यूल नंबर 1 के मुताबिक अगर आप फ्री सप्लाई यहां पर दे रहे हो और किसी अपने से आरपी या डीडी जो भी अपना है तो वहां से बिजनेस पर्पस के लिए ले रहे हो तो वहां पे आके वैसी वाले केस में ये आपका सप्लाई बनेगा, अदरवाइज नहीं बनाया जाएगा। श्रीनिधि कौशिक हैं, रिसीव्ड वास्तु कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर हर रेजिडेंस के लिए हैं, घर के लिए हैं, बांद्रा में है, मुंबई है, बेटे से लिया है। वरुण जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहता है और फ्री में है, इस बार फ्री में लिया गया है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सॉरी रेजिडेंस के लिए है तो यहां से बात कट गई, सो सॉरी। अब यहां पर आकर भाई ये आपकी सप्लाई नहीं बन पाएगी, भले ही बाकी कंडीशंस पूरी क्यों ना हो रही हो, इट विल नॉट बी टर्म्ड एज ए सप्लाई। पहले ही बनेगी, दूसरे में नहीं बनेगी। श्रीनिधि कौशिक रिसीव्ड वास्तु कंसल्टेंसी सर्विस फॉर हर बिजनेस पर्पस के लिया है, लोकेटेड बांद्रा फ्रॉम हर सन बेटे से लिया है, और वरुण रिजाइडिंग सिडनी। फर्दर श्रीनिधि डिड नॉट पे एनी कंसिडरेशन, फ्री में लिया है। तो बताइए, फ्री में लिया है, क्या ये बिजनेस पर्पस के लिए था? यस। क्या अपने से लिया है? या बेटा आरपी में आएगा? आएगा, भले ही बेटा वेल सेटल्ड है, लेकिन माँ बाप के लिए बच्चे ऑलवेज उनके परिवार का हिस्सा होते हैं। हाउएवर बच्चों के लिए माँ बाप परिवार का हिस्सा तब बनते हैं जब माँ बाप उनके ऊपर होली या मेनली डिपेंडेंट हो, पर माँ बाप के लिए बच्चे बच्चे रहते हैं ऑलवेज। तो ये यहां पर आकर सप्लाई आपका बना दिया जाएगा, राइट? यस सर। तो ये इसका आंसर अपना हो जाता है मालिक। एंड उसके बाद ये आपको मैं दे रहा हूं होमवर्क में, आप राइटिंग प्रैक्टिस में इसे लेकर आएंगे। आप लिख रहे हैं, आप इसकी राइटिंग प्रैक्टिस अपने हाथ से कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप नहीं लिख के देखेंगे अपने हाथ से, आपको जीवन में कभी कुछ नहीं आ सकता। ये क्लास का टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, ये मान के चलें। ठीक, यस सर। उसके बाद आगे बढ़िए मालिक, और आगे क्या निकल के आता है? आगे चलो 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 चलो, ये रहा, ये आपका एमटीपी अक्टूबर 2024 में 4 नंबर का क्वेश्चन है, और आई से एआई मटेरियल के अंदर भी आपका ये दिया हुआ है। क्या भला? नंदीश्वर मैन्युफैक्चरर्स, अच्छा जी, अ रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर सेंट सर्टेन कैटेगरी ऑफ यार्न। अच्छा एक बात बताओ जरा, जैसे एफआर का पेपर हो गया, उसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराने होते हैं, ठीक है, बोरियत नहीं हो जाती क्वेश्चन लगातार क्वेश्चन क्वेश्चन करते रहो? जैसा हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता? मैं तो ये फील कर पा रहा हूं ये चीज कि यार इसमें तो कुछ मसाला ही नहीं है, इसमें तो क्वेश्चन करते चले जाओ, क्वेश्चन करते चले जाओ, बस टक 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 टक। और जो क्वेश्चन कराते हैं वो हमसे कहते हैं, क्या तुम कैसे 3 घंटे खड़े रहते हो वहां पे, कैसे बोलते हो, क्या करते हो वहां पे आके? थ्योरी में कोई कैसे 3 घंटे बोल सकता है? अच्छा जी, रिवाइज की कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर। तो यस सर, यस सर, यस सर, मैं कह रहा हूं कि भाई ये बड़ी सही चीज चल रही है आपकी, बहुत शानदार सेशन है आज का, ये मान के चलना सबसे इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है आपका जीएसटी का, ऐसे मान लो आज आप ये। हाँ, कॉमेडी भी करते हैं, अच्छा ठीक है, थ्योरी में प्रॉब्लम होती है। हाँ चलो जी, नंदीश्वर मैन्युफैक्चरर्स आर रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर, नंदीश्वर, हर हर महादेव, सेंट सर्टेन कैटेगरी ऑफ यार्न फॉर प्रोसेसिंग टू द जॉब वर्कर, जॉब वर्कर के पास भेज दिया है। अच्छा ये हो गए जी यहाँ पर नंदीश्वर, और गुड्स भेजा है। जो बड़ा सा क्वेश्चन है तो मैं कैसे से बच के जाने दूंगा, मैं तो इसको थोड़ा सा रूप बदलूंगा ना बाबू। रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर्स एंड सर्टेन कैटेगरी ऑफ यार्न फॉर प्रोसेसिंग टू जॉब वर्कर, ओके, द जॉब वर्कर अंडरटेक द प्रोसेसिंग वर्क ऑन द यार्न एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ नंदीश्वर मैन्युफैक्चरर। ठीक है, इन्होंने कुछ काम वाम किया अपना उसके ऊपर आकर। The job worker undertake the following requirement during the process. The job worker uses the own material also. इसने अपनी लेबर तो लगाई, साथ में अपना कुछ गुड्स भी इन्होंने लगा दिया है।
एंड द प्रोसेस्ड yarn is sold by Nandishwar manufacturer directly from the job worker premises। तो ये यहाँ से माल फिर डायरेक्ट ही सेल कर दिया जाता है बनने के बाद में। बैलेंस क्वांटिटी ऑफ yarn एंड वेस्ट मटेरियल इज सेंट बैक बाय द जॉब वर्कर टू दिस वन। अब इनको जो बैलेंस मटेरियल था वो और जो भी इसकी वेस्ट यहाँ पर बनी है वो भेज दी जाती है। ठीक है जी। एंड the job worker is of the opinion that he is using own material also in the processing and hence the supply to Nandeshwar manufacturers is the nature of supply of goods as well as services। Do you agree with this opinion? वो ये कह रहा है कि मैं इनको क्या दे रहा हूं, मैं गुड्स की सप्लाई भी दे रहा हूं और मैं लेबर की सप्लाई भी दे रहा हूं। पहले मुझे बताइए इसमें होगा क्या। पहले कंसेप्चुअली, पहले आपको कंसेप्चुअली क्लियर होना होता है, उसके बाद आपको राइटिंग प्रैक्टिस लानी होती है। अगर कंसेप्चुअली क्लियर नहीं तो ऐसी की तैसी राइटिंग करके आओगे, बताइए जरा। हैं? हाँ जी सर, देखिए सबसे पहली बात यह है, एज पर शेड्यूल नंबर 2 के मुताबिक बताया जाता है कि जो जॉब वर्क की अपनी एक्टिविटी होती है वो एक सप्लाई ऑफ सर्विस होती है, इवन दो उसके अंदर गुड्स कंटेंट होता है। ठीक। दूसरी बात हम ये भी जानते हैं कि सप्लाई, जो हमने माल ट्रांसफर किया था, ट्रांसफर टू जॉब वर्कर, ये सप्लाई नहीं होता। वहां से वापस आता वो भी आपका सप्लाई नहीं होता। लेकिन वहां से जो तैयार माल बेच दिया जाता है इसका ओनर होता है ये नंदीश्वर। एग्रीगेट टर्नओवर के समय देखा था कि ये इसके टर्नओवर में ऐड किया जाता है, तो जो सेल कर दी इस पर नॉर्मल तरीके से जीएसटी आएगा। जॉब वर्कर को माल गया उस पर जीएसटी नहीं, लौट के आया उस पर जीएसटी नहीं, लेकिन जब सेल कर दी गई है इस पर जीएसटी आएगा। दूसरा, ये जो जॉब चार्जेस यहां पर ले रहा है जॉब वर्कर, तो माना किसी ने गुड्स भी लगाया था, लेकिन उन जॉब चार्जेस के केस में देखें तो सप्लायर है ये जॉब वर्कर, रेसिपिएंट बनेगा ये, और जो एक्टिविटी है जॉब वर्कर की जो एक्टिविटी है उसे एक सर्विस की तरह ट्रीट किया जाएगा। जैसे गदर एक प्रेम कथा है, ऐसे ही जॉब वर्कर की एक्टिविटी एक सर्विस में काउंट करी जाती है। अकॉर्डिंगली हम लोग बात करके चलेंगे, ऐसा लिखा है शेड्यूल नंबर 2 के अंदर आकर। ठीक, यस सर। तो ऐसे करके मालिक यहां पर बोल देते हैं और बात खत्म यहां पर हो जाती है। वेरी वेरी सिंपल। ठीक है जी। तो बताइए क्लियर है ना पॉइंट? चलूं आगे? हाँ जतिन, यस सर। उसके बाद आगे आता है आपका क्वेश्चन, एबीसी कंसल्टेंसी रजिस्टर्ड इन मुंबई सप्लाई टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज। पता है जितने भी मेजर क्वेश्चंस है ना सारे मैं करा दूंगा। जो चिरकुट रह जाएंगे ना वो आपने नहीं भी किए तो कोई फर्क नहीं पड़ने का, तो ऐसे चलो यार टाइम पास करना, चलो भाई छोटे छोटे क्वेश्चन से निपटा लो, चलो कर लेते हैं वैसे करके। एबीसी कंसल्टेंसी रजिस्टर्ड इन मुंबई, सीधे आलस नहीं, सीधे बैठो जरा। एबीसी कंसल्टेंसी रजिस्टर्ड इन मुंबई सप्लाई करते हैं टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज टू इट्स क्लाइंट। अच्छा भाई बड़ा सा क्वेश्चन है, मैं कतई इसका मौका छोड़ने वाला नहीं हूं, और ये दे रहे हैं टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज। इट हैज बीन प्रोवाइडिंग टेक्निकल कंसल्टेंसी टू XY लिमिटेड। अच्छा अच्छा अच्छा, XY को मुंबई सिंस पास्ट 2 years। कंसीडरेशन इज सेटल्ड बाई XY लिमिटेड, असाइनमेंट वाइज ये सेटलमेंट होता है इनका। XY लिमिटेड पेड 45 लाख टू एबीसी कंसल्टेंसी, एबीसी ये थे, एबीसी दे रहे थे ना, ऑन 10th January, on which ABC consultancy agrees to not provide similar technical services to any other। अच्छा अच्छा अच्छा, और इन्होंने एग्री कर रहे हैं कि हम आपसे कंपटीशन नहीं करेंगे, नॉन कॉम्पीट क्लॉज साइन किया है कि जो सर्विस हम आपको दे रहे हैं किसी और को देंगे ही नहीं। टू एनी अदर बिजनेस एंटिटी इन इंडिया और अब्रॉड फॉर ए पीरियड ऑफ 8 साल तक सिर्फ आप ही को सर्व करेंगे, किसी और को नहीं देंगे। और एबीसी कंसल्टेंसी इज ऑफ द व्यू दैट 45 लाख इज नॉट चार्जेड। तो 45 लाख जो मिले हैं नॉन कॉम्पिटेंस के बदले कि हम ऐसी सर्विस किसी और को नहीं देंगे, मुझे बताइए क्या ये नेगेटिव एक्टिविटी में फॉल करता है या नहीं करता है? ये नेगेटिव एक्टिविटी में आता है या नहीं आता है मालिक? सर एक बात समझिए, हमारी यहां पर आकर हमने पढ़ा था कि ऑब्लिगेशन टू नॉट एग्री कर रहे हैं फॉर एन ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और ए सिचुएशन, नॉट टू डू समथिंग, कुछ ना करना। दूसरी एक और बात सीखी थी सर्कुलर के माध्यम से, उसमें बताया गया था कि भाई जब हम पूरे काम पूरे होशो हवास में करते हैं, आके मात्रा है
होशो हवास में करते हैं, तो वहां पर यह आपका माना जाता है नेगेटिव एक्टिविटी, नॉट टू डू समथिंग। अगर कुछ चीजें सडन हो जाती हैं, झटके में हो जाती हैं, तो वो फिर नहीं बनती यहां पे आके। लेकिन ये तो आपकी पूरे होशो हवास में हुई है, ये आपकी सप्लाई बनेगी। जो पैसे देता है वो रेसिपिएंट होता है। पैसे किसने दिए हैं सर? पैसे दिए हैं इसने XY ने दिए हैं, तो XY द रेसिपिएंट, ABC द सप्लायर। तो ये घटना नॉर्मल तरीके से यहां पर आकर जीएसटी के दायरे में आ जाएगी। इस पर जीएसटी अपना लगा दिया जाएगा मेरे बच्चा। ठीक सर जी, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। अब चूंकि एक चीज और ध्यान दीजिएगा, 45 लाख दिए गए हैं। अब सामने वाले ने इकट्ठा अमाउंट पकड़ा दिया, अब इसके ओवर एंड अबव कुछ मिलेगा। अब बताओ जीएसटी कितना आएगा? आप एक ब्लेंडर कर देंगे यहां पर आकर कि 45 लाख इंटू 18 डिवाइड बाई 100। ना मुन्ना ना, ऐसा मत करियो। वो तो एग्रीमेंट बोल दिया 45 लाख भाई ये दे दिए, खत्म, अब ऊपर कुछ नहीं। बट ये आपको पता होना चाहिए कि 45 लाख लायबल टू जीएसटी है। तो जीएसटी कैसे निकलेगा बे? 45 लाख इंटू 18 डिवाइड बाई 118, ऐसे करके आपका ये यहां पे निकाला जाएगा। ठीक है? हाँ सर जी, एकदम ठीक है। तो ये आपका 6,60,000 समथिंग समथिंग निकल के अपना आ जाएगा। ठीक सर जी, चलो ये हो गया चिरकुट चिरकुट होते हुए आगे बढ़ते हैं हम। आलतू जलालतू आई बला को टालतू। ये MTP नवंबर 2021 4 नंबर और आई से मेटल का क्वेश्चन दे रखा है, देखते हैं जरा। वैसे एक चीज नोटिस करी आपने, आप शायद ही किसी क्वेश्चन में अटक रहे हैं। आप चाहे आई से मेटल का हो, MTP RTP पास्ट एग्जाम क्वेश्चन हो, कितने मजे की बात, आप एक क्वेश्चन में अटक ही ना रहे। और अगर अटकते भी हैं तो आपको फट से अरे अरे अरे, वो आप ही कोई लापरवाही की रिजल्ट होता है जो आप अटक जाते हैं। नोटिस किया आपने? आपको बस मेरे भूरा लिखने का अभ्यास करना, लिखना सीखना है और कुछ नहीं करना आपने। मोहनदास इंटरनेशनल एंटर्ड, आप देखना, मेरी बात मान जाना, लिखने का अभ्यास करना। आपके इस पेपर के साथ साथ आपके कई सारे और पेपर भी सुधर जाएंगे। बाकी पेपर्स में भी आप ये फंडा लगा सकते हो, रेलिवेंट प्रोविजन, उसके बाद एनालिसिस, कंक्लूजन। हर लाइफ में, हर लाइफ के एक छोटी छोटी समस्याओं में ये लगाया करो प्रोविजन। जब लाइफ की समस्या सामने आए तो आप क्या करते हो? डायरेक्ट सॉल्यूशन ढूंढते हो? नहीं, सोचो सोचो। अगर जो समस्या आपके सामने आई है, भगवत गीता में ऐसी समस्याओं का क्या समाधान है, रेलिवेंट प्रोविजन क्या है, या कोई आपने और बुक पढ़ी हो, या किसी बड़े बुजुर्ग ने कोई सलाह दी हो, या कहीं से कोई ज्ञान मिला हुआ हो कि इस प्रॉब्लम के विषय में शास्त्र क्या कहते हैं और ज्ञान क्या कहता है, रेलिवेंट प्रोविजन क्या है, वो लिखने के बाद में फिर आपकी समस्या को उसको एनालाइज कंक्लूड करो, एंड देन आप पाओगे कि आपका सॉल्यूशन बहुत सुंदर और बहुत बेहतर निकल कर आएगा। जीवन के हर मोड़ में ये अप्लाई करना सीखो, रेलिवेंट प्रोविजन, उसके बाद एनालिसिस एंड कंक्लूजन, एंड गो अहेड। ठीक, चलो जी आगे यहां पर बोलते हैं, मोहनदास इंटरनेशनल एंटर्ड इनटू ए ट्रांजैक्शन फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम अ वेंडर लोकेटेड इन इटली। अच्छा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे हैं भाई, लंबा क्वेश्चन है भाई, ऐसे नहीं जान दूंगा। इंपोर्ट ऑफ गुड्स की बात हो रही है। मोहनदास इंटरनेशनल वॉज नॉट इन ए सिचुएशन टू क्लियर द गुड्स अपॉन पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। ये सिचुएशन में नहीं है कि मैं गुड्स को यहां कस्टम से क्लियर करा लूं। मोहनदास इंटरनेशनल सोल्ड द गुड्स टू राधा कृष्णन एक्सपोर्ट हाउस बाय एंडोर्समेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स व्हाइल द गुड्स वर इन हाई सीज। जब गुड्स यहां पर चल रहा था तो यहीं कहीं गुड्स के ओनरशिप के डॉक्यूमेंट इन्होंने, मोहनदास ने, MD ने किसको दे दिए? राधा कृष्णन, RK राधा कृष्णन को दे दिए। एक्सपोर्ट हाउस बाय एंडोर्समेंट ऑफ टाइटल। द एग्रीमेंट फर्दर प्रोवाइडेड दैट मोहनदास इंटरनेशनल shall purchase back the goods in future, हाय 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 हाय, फ्रॉम राधा कृष्ण एक्सपोर्ट हाउस। अच्छा, उसमें यह था कि भविष्य में हम आपसे गुड्स परचेज कर लेंगे, जो होगा सो देखा जाएगा, ट्रांजैक्शन घटना घटित होगी तो देखी जाएगी। वैसे मैं इन चीजों पे कम बिलीव करता हूं। गा गी गे, जीवन से ये शब्द हटा देना, गा गी और गे, ठीक है। मैं कल से पढ़ाई करूंगा, भरोसा नहीं होता भाई। हम कल से जिम जाएंगे, भाई भरोसा बिल्कुल नहीं होता न। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना।
जिस बुरी आदत को, पता है, मेरी बात समझो, देखो, जैसे कि ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक, आप बहुत बहुत सुंदर हैं, लेकिन क्या है, कचरा चढ़ा लिया है अपने ऊपर। जैसे मान लो ये चर्बी वर्बी थोड़ी बढ़ जाती है, ये है ना, ऐसे ऐसे करके इसको छांटना ही तो है। सुंदर बनने के लिए कुछ ऐड नहीं करना, कुछ लेस करना है। पत्थर में से भी कुछ जोड़ा नहीं जाता, मूर्ति बनाने के लिए कुछ घटाया जाता है। वो घटा दीजिए, सुंदरता और निखर कर सामने आती है। ऐसे ही आपको जीवन में सफल बनने के लिए जोड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ छोड़ने की जरूरत है, कुछ माइनस करने की जरूरत है। और वो क्या, बुरी आदतें, जो कि एक रोग की तरह होती हैं। अब मैं बोलूंगा नहीं इस उम्र में कौन कौन सी बुरी आदतें हो सकती हैं, सब जानते हैं। अब मुझसे कि मेरा मुंह क्या खुलवाओगे, तो बताइए, आप अपने अपने अंदर नोटिस कर लीजिए कौन सी आदतें बुरी सब में होती हैं भाई। छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो चाहे जवान हो, सब में बुरी होती हैं भाई। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आदतें अगर ठीक कर ली, छोटी छोटी हैबिट्स को ठीक कर लिया, फिर देखो जिंदगी कहां से कहां लेकर जाती है आपको। खुशियों का भंडार मिलेगा। हैप्पीनेस और प्लेजर दो शब्द होते हैं, दोनों के मायने बड़े अलग अलग होते हैं। अब करके तो देखना, बुराइयों को छोड़ के तो देखो, और बुराइयां कैसे छोड़ी जा सकती हैं। मेरे अंदर भी बुराइयां हैं, मैं भी कई बार छोड़ने की कोशिश करी, नहीं छूट पाई बुराइयां, लेकिन अल्टीमेटली कुछ ऐसे टूल्स अपनाए, छूट गई बुराइयां। और बुराई को फोर्सफुली कभी नहीं छोड़ सकते आप। बुराइयां स्प्रिंग की तरह होती हैं। अगर मान लीजिए आपने उसको छोड़ने के लिए मैंने एक दिन ऐसा आएगा आपकी पकड़ ढीली होगी, तो बाउंस बैक मारेगी, वो बाउंस बैक मारेगी। जड़ से खत्म करना, जड़ से खत्म करना। बुराई पर अच्छाई की विजय, यही तो बोलते हैं दशहरा वाले दिन। बुराई रावण, अच्छाई भगवान श्री राम। हनुमान जी भी रावण को मार सकते थे, लेकिन नहीं मारा। रावण भी बुराई है, रावण की नाभि में अमृत था। आपने नोटिस किया, मैं कभी आपको बड़ा लिंक करके दिखाऊंगा, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जो सुंदरकांड में जो बताया गया है रामायण के अंदर, रावण की नाभि में अमृत था। इसका मतलब क्या है कि भगवान राम उसे मारते थे, मरता था फिर जिंदा हो जाता था, मरता था फिर जिंदा। बुराई यही तो होती है। कोई गंदी आदत आपके अंदर पड़ी हुई है, आप छोड़ दोगे कैड़ा सा जी करके, लेकिन फिर शुरू हो जाती है। आप छोड़ दोगे, मान लो किसी को सिगरेट पीने की आदत है, छोड़ दी फिर शुरू हो गई, छोड़ दी फिर शुरू हो गई। आपको उसका अमृत सुखाना है। जब तक अमृत नहीं सूखेगा तब तक बात नहीं बनेगी। और बुराई को मारने के लिए जितना मुश्किल समंदर पार करना होता है, उतना ही मुश्किल होता है एक बुराई को खत्म करना। आप समझ रहे हैं, पूरी रामायण हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है। कभी वक्त मिलेगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आंखें यूं चौड़ जाएंगी आपकी। जितना मुश्किल समंदर को लांघना होता है एक बुराई को खत्म करना, उतना ही मुश्किल होता है। और बुराई तक पहुंचने के बावजूद भी आपने पर मार दी, वो फिर जिंदा होती है। उसका अमृत सुखाना पड़ेगा ताकि दोबारा कभी जिंदा हो ही ना। जब बुराई के पास जाते हैं, चमक दमक होती है, सोने की लंका जैसी होती है। बुराई के आसपास का जो माहौल होता है, मान लो किसी क्लब शलब में उल्टी सीधी हरकत, ब्ला ब्ला ब्ला, बड़ी चमक दमक होती है वहां पर जाकर। पता है वहां अपने आप को कैसे बचाना होता है। खैर मैं कई भावों में बह ना जाऊं, मैं आपको बताऊंगा किस दिन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपसे कहीं ज्यादा अनुभव है इन मैटर्स पे। तो आप जब कहीं इस तरह का ज्ञान सर्च करेंगे तो आपके लिए पता नहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पता नहीं कहां कैसी कैसी खुली हुई है, आपको सही दिशा नहीं दे पाएंगी, सही ज्ञान आपको नहीं दे पाएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो जीवन मैंने अब तक सीखा है वो सब मैं आपसे एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में आपसे बात कर सकता हूं। मैं आपसे, क्योंकि मैं आपसे बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हूं, आपके दोस्त की तरह मैं आपसे बात कर सकता हूं। एक ऐसा दोस्त जो अनुभवी है ना। ये चीजें भी जरूरी ना बाबू। अगर हम अपने ट्रैक से भटक गए, कहीं इधर उधर दिमाग और दिल लगा बैठे, तो सब स्वाहा हो जाएगा ना, कूड़ा हो जाएगा ना। फोकस्ड भी तो रहना ना, ट्रैक पे ठीक से चलते रहें, मेंटली हेल्दी अपने आप को स्वस्थ रखते हुए करें, तभी तो कुछ काम कर पाएंगे। अरे 4 दिन पीछे मेरी हेल्थ खराब रही, कुछ हुआ क्या, खत्म सब भाई, कुछ नहीं पाया, क्लास कैंसिल हो गई थी।
इसको ठीक रखना जरूरी है बाबू मेरे। पढ़ाई अपने आप हो जाएगी, आप देखना। द मोमेंट आप मेंटली फिजिकली फिट हो गए, अपने आप सारे काम यूं यूं, ये कुछ नहीं है, पढ़ाई आराम से कर पाओगे। तो यहां पे हम इंपोर्ट ऑफ गुड्स की बात करें तो भाई इन्होंने कहा कि भाई हम आगे खरीद लोगे, तो भाई जब बात करना उसे फिलहाल की बात करते हैं। बताइए फिलहाल जो ट्रांजैक्शन है ये आपकी यहां पर, हाँ, सर आई ट्राई टू सिट बट डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं प्लीज। ये सब होते हैं भाई, ये समस्या सबके साथ में है। पढ़ने बैठे डिस्ट्रैक्शंस आ जाते, कभी ये कभी वो कभी वो। कभी नोटिस करना आप लोग कितनी चीजें घेर रखी, कितना काय काय हो रही है दिमाग के अंदर। हो रही कि नहीं हो रही बताओ ईमानदारी से यार, बेईमानी नहीं करनी ना हमने कभी एक दूसरे से। बताओ दिमाग में काय काय रहती ना हर समय। इस काय काय के बीच में कैसे पढ़ाई करोगे तुम लोग? ये काय काय ठीक करनी बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। ये ठीक हो गई सब ठीक हो जाएगा अपने आप, तुम्हें किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत ही ना पड़ेगी। यू विल स्टे ऑलवेज मोटिवेटेड, ऑलवेज। तो यहां पर आकर हम जो पढ़ते थे शेड्यूल नंबर 3 अपना पढ़ते हैं, उसका पर रेफरेंस आएगा कि व्हेन देयर इज इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम आउट इंडिया टू इंडिया बट बिफोर क्लियरेंस ऑफ द गुड्स एंड आफ्टर, वहां से चलने के बाद और यहां क्लियरेंस से पहले, इन बिटवीन अगर गुड्स आर ओनरशिप ट्रांसफर की जाती है बाय एंडोर्समेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स, देन सच ट्रांजैक्शन विल नॉट बी टर्म्ड एज ए सप्लाई। वो सप्लाई यहां पर नहीं मानी जाएगी। ठीक है जी। सॉल्यूशन बताऊंगा सॉल्यूशन। अब थोड़ा सा, अब मैं आज दूसरे उसमें हूँ पढ़ाने वाले उसमें, थोड़ा सा समय निकालूंगा किस दिन क्लास के बाद, आधा घंटा है जो भी है निकालूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि आपका क्या सोल्यूशन। जिस दिन हमारा कोई चैप्टर होगा ना, कोई जल्दी खत्म हो जाएगा, उस दिन इस टॉपिक को पकड़ लूंगा, इन बिटवीन नहीं। क्योंकि बहुत जरूरी है, मुझे लगता है बहुत बहुत जरूरी है। इस किताब से क्वेश्चन आंसर से ज्यादा जरूरी वो है आपका कि आप पढ़ने की पोजीशन में तो हो। आगे ही आइए जरा, कृष्णदेव, ये भी कोई ऐसा ही क्वेश्चन है, आप कृष्णदेव जैसा वाला, चलो पढ़ के देखते हैं। हाँ जी, कृष्णदेव इज ए ट्रेडर बेस्ड इन इंडिया। रामाकृष्णा ब्रदर ऑफ कृष्णदेव अच्छा is located in China and is also engaged in the business of trading of goods. Krishnadev places an order with Ramakrishna for procurement of certain goods from a local market in China. कृष्णदेव ने एक ऑर्डर प्लेस किया है रामाकृष्णा पे। अरे रुको जरा, क्वेश्चन ठीक से पढ़ नहीं पाए। कृष्णदेव इज ए ट्रेडर बेस्ड इन इंडिया, वही वाली बात है ना भाई। कृष्णदेव केडी ये इंडिया में है, ब्रदर ऑफ रामाकृष्णा ब्रदर लोकेटेड इन चाइना। अच्छा, रामाकृष्णा आर के ये चाइना में है। ये लिख के मुझे बड़ा सुकून मिलता है, अब दोबारा नहीं पढ़ना। कृष्णदेव प्लेस करते हैं एन ऑर्डर, ये यहाँ पे ऑर्डर दिया फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्टेन गुड्स फ्रॉम लोकल मार्केट इन चाइना बिफोर द शिपमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम चाइना टू इंडिया। कृष्णदेव सोल्ड सच गुड्स टू क्रिस्टियानो आए है Cristiano, a trader located in Brazil. The goods were subsequently shipped from China to Brazil. तो ये अपने यहाँ से ब्राज़ील के लिए बेच दिया जाता है, तो चाइना से ब्राज़ील के लिए डायरेक्टली माल यहाँ से चला जाता है। इन्होंने खरीदा लेकिन वो यहाँ भेज दिया। भाई क्लियरली कट, ये फॉल अंडर शेड्यूल 3। यहाँ पर बोलते हैं कि व्हेन गुड्स आर परचेज्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एंड बिफोर एंटरिंग एंड विदाउट एंटरिंग इनटू इंडिया, ये किसी दूसरे कंट्री में पहुंच जाता है। एंटिटी टू एंटिटी, दिमाग में बहुत कुछ आता है। हाँ वही तो, दिमाग में बहुत कुछ आता रहता है। शेड्यूलिंग पूरी बनाते हो, पूरे आपके शेड्यूल बनते हैं, लेकिन 4 दिन भी आप उस शेड्यूल को फॉलो नहीं कर पाते हैं। अंदर से बहुत चाहते हैं पढ़ाई करूं पढ़ाई करूं पढ़ाई करूं, नहीं हो पाती है। रोज आपके टारगेट्स जो आप बनाते हैं, डेली टारगेट भी पूरा नहीं हो पाता। रात को सेटिस्फैक्ट्री नींद नहीं आ पाती क्योंकि आपके टारगेट्स पूरे हुए ही नहीं हैं। जब ज़्यादा अपने आप को आप स्ट्रिक्ट करते हैं, मजबूती के साथ करते हैं, तो कंसिस्टेंसी सिर्फ 2 दिन रह पाती है, तीसरे दिन फिर उसी ढर्रे पर आप आ जाते हैं। इतनी सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं, अपने आप समस्याओं ने घेर रखा है। चाहते बहुत कुछ हैं लेकिन हो नहीं पाता है। दिस इज द प्रॉब्लम एंड दैट्स वाई सी रिजल्ट इतना कम आता है। फ्रस्ट्रेशन, निराशा ये बहुत ज़्यादा भरी हुई है और इफेक्टिव चीज़ें बहुत कम हो रही हैं।
पढ़ने बैठते हैं बस, पढ़ने बैठ जाओ बस, फिर देखो 50 काम याद आते हैं आपको अपने आप, ये वो फलाना ढिमका, है ना, बहुत जरूरी वाले याद आते हैं, फोन कॉल याद अटेंड उसी समय हो जाती हैं आपकी। ये हो चल रहा है लाइफ के अंदर, इसे ठीक करना बहुत जरूरी है। ये ठीक होगा, मैं बताऊंगा आपको, बताऊंगा। हाँ चलो बताता हूँ, आगे चलिए मालिक, और आगे है यहाँ पे, चलिए 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 ये सब हो जाएंगे आपसे। एंड ये जॉब वर्क वाला टाइप में है आपका, ये ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपना। एंड 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 जी, diligent force, a professional training institute, gets its training material of attitude, क्या है, quotient printed from Durga Printing House, a printing press. The content of the material is provided by the diligence force who owns the usage right of the same, while physical input including paper used for printing belongs to Durga Printing House। ये तो मैंने मिस्टर शरद कुमार जो ओम आर्ट प्रेस वाले थे उनसे डिस्कस किया था ना, कि भाई देखो हमने कंटेंट दिया है, आपने बनाया है, यू हैव यूज सो मैनी गुड्स लाइक पेपर है, प्लेट्स है, इंक है एंड ऑल, एंड द मेन गुड्स इज योर पेपर, and you have used paper and printing, this is a composite supply, and as per the circular इसमें composite supply के अंदर जब principal supply will be treated as supply of service, तो finally this element will be called as supply of service के अंदर इसे काउंट किया जाएगा। उसके बाद बोलते हैं, ये हो जाएगा आसान क्वेश्चन है, और ये भी हो जाएगा सत्यमेव जयते हो जाएगा जी आपसे, आप ही आइए, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट है, गलती मत करना, मैं आपको फ्री हैंड छोड़ रहा हूं, देखते हैं आप इसमें सही जवाब दे पाते कि नहीं मालिक, ठीक है, आंसर मत देखना प्लीज, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, मुझे लगता है गलती होने के चांसेस हैं। शिवाजी प्राइवेट लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड सप्लायर, सप्लाई द फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड कॉम्प्लेक्सेस, एक्सकेवेटर फॉर रिक्वायर्ड पीरियड एट अ पर आवर रेट्स, जो खुदाई करने वाली मशीन है वो पर आवर रेट के हिसाब से किराए पर दी जाती है। मैन पावर फॉर ऑपरेशन ऑफ द एक्स पावर, उसका जो ड्राइवर है वो भी पर डे के हिसाब से उसका रेट चलता है, मतलब मशीन लोगे जैसे जेसीबी टाइप मशीन नहीं होती वैसे करके, तो जेसीबी मान लीजिए जो खुदाई करने वाले तो खोदती है, तो मशीन घंटे के हिसाब से उसके चार्ज लगते हैं, 10 घंटे काम होते अकॉर्डिंगली पैसे लगेंगे, और जो उसका ऑपरेटर है, ड्राइवर है उसका, वो डे के हिसाब से चार्ज बनते हैं उसके। सॉइल टेस्टिंग एंड सीस्मिक एवेल्युएशन एट ए पर सैंपल पीस, उनकी एक और ये एक्स्ट्रा सर्विस है, ये भी करते हैं, सॉइल टेस्टिंग मिट्टी की टेस्टिंग करते हैं, एंड सीस्मिक एवेल्युएशन लाइक जैसे कि अगर ऐसी मिट्टी है तो यहाँ पर भूकंप वगैरह का क्या सीन रहेगा, और अगर आएगा तो कितना रिएक्टर तक ये झेल पाएगी, यहाँ की ज़मीन किस तरह की है, रेतीली ज़मीन है या फिर कंकरीली ज़मीन है, अलग तरह की होती है ज़मीन की स्ट्रेंथ क्या है बेसिकली तो वो बताते हैं यहाँ पे, सॉइल टेस्टिंग और ज़मीन की स्ट्रेंथ बताते हैं, अरे पर सैंपल रेट के हिसाब से ये अपना इनके रेट चलते हैं। द एक्सकेवेटर आर इनवेरिएबली हायर्ड आउट अलॉन्ग विद द ऑपरेटर। अच्छा, जो ऐसा नहीं है कि भाई जो मशीन है वो अकेले किराए पे दिया सकती है, हमारी मशीन है तो हमारा ही ऑपरेटर रन करेगा, मशीन अगर जाएगी तो ऑपरेटर के साथ जाएगी, विदाउट ऑपरेटर हम मशीन को किराए पर नहीं देते। बात समझ में आ गई? और आई थिंक होना भी चाहिए ना अगर कोई सामने वाला पार्टी बोले भैया ड्राइवर हमारे पास में है, ट्रैक्टर आता है उसे चलाना, जेसीबी वही चला के ले जाएगा, वो अपने आप चला लेगा, नहीं कर होता ना कभी। और आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा, जब भी आपने कोई गड्ढे वड्ढे खोदने के लिए मशीन मंगाई होगी, उसका ऑपरेटर उसके साथ आता है, वो खुद चलाता है, ना कि ड्राइवर आपके होते हैं वहां पर आकर, है ना जी। सिमिलरली एक्सकेवेटर ऑपरेटर आर सप्लाइड ओनली व्हेन द एक्सकेवेटर इज हायर्ड आउट। ऐसा भी नहीं है कि जो ऑपरेटर आप उसको ले जाओ घंटे के हिसाब से, भैया पर डे के हिसाब से हमें दे दीजिए, नहीं, जाएंगे तो दोनों ऑपरेटर और मशीन इकट्ठे जाएंगे, वरना कोई सा भी नहीं जाएगा, कंबो है ये, जाएंगे दोनों जाएंगे वरना एक भी नहीं जाने वाला।
For a given month, the receipts exclusive of GST of Shivaji Private Limited are as follows. Higher charges for excavator is 18 lakh. अच्छा. Higher charges 18 लाख क्या है? सर्विस चार्जेस फॉर सप्लाई ऑफ मैन पावर इतना. अब चूंकि जाते तो ये इकट्ठे हैं, जब भी जाएंगे अकेले जा ही नहीं सकते हैं, लेकिन इनके नाम पर जो पैसा आया, क्योंकि हम एक्सकेवेटर पे पर आवर के हिसाब से चार्ज करते हैं, जितने घंटे चला, मान लीजिए आपका वो दिन में 6 घंटे मशीन चली तो ड्राइवर का तो पूरे दिन का पैसा बनेगा ना, पर डे के हिसाब से। वो तो मशीन चाहे 2 घंटे चली लेकिन ड्राइवर का पूरे दिन का बनेगा, वैसे करके है। ठीक, अच्छा जी, तो इतने इसके बने, लेकिन ये कॉम्बो ही था। सर्विस चार्जेस फॉर सॉइल टेस्टिंग वगैरह जो करते हैं उसके चार्जेस इतने बनते थे। कंप्यूट जीएसटी पेबल बाय शिवाजी प्राइवेट लिमिटेड फॉर द गिवन मंथ। एज्यूमिंग रेट क्या है, जो हमने रेट लिस्ट उठा के देखी तो उसमें पता लगा कि हायरिंग आउट ऑफ एक्सकेवेटर, अगर एक्सकेवेटर हायर पर दिया जाता है तो 12% का रेट है। हालांकि ये नहीं देता है, अकेले नहीं देता है, चलो जो भी बताइए। सप्लाई ऑफ मैन पावर का जो रेट और सिस्मिक्स वैल्यूएशन के जो दोनों हैं उन पर जीएसटी का रेट 18% है। ये गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड रेट हैं। हमें बताइए किस एक्टिविटी पर क्या रेट लगाया जाएगा। मेरे हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है। क्या नया चैप्टर स्टार्ट होगा? जी नहीं, आज क्वेश्चंस करेंगे, बैकलॉग कंप्लीट करेंगे अपना हम। जी साहब बताइए। जी साहब बताइए। सर देखो, इस पे जो हायर चार्ज वाला है इस पे आएगा आपका एक्सक्वेटर, ये 12% ही आएगा, नो डाउट। इस पे कितना आएगा? यहाँ आप गलती करोगे सर, इस पे 18% आएगा, नहीं मेरा मानना। ये बेसिकली जब इकट्ठे जा रही हैं स्पेसिफाई किया गया है तो ये एक कंपोजिट सप्लाई है, कंपोजिट सप्लाई है। और इस कंपोजिट सप्लाई के अंदर जो मेन सप्लाई है इसके अंदर वो है मशीन को हायर आउट करना, और मशीन को हायर करना है उसके अंदर पूरे बंडल को क्लासिफाई किया जाएगा। यानी कि पूरा का पूरा जो 18,20,000 है ये अपना 12% कैटेगरी में आएगा। यानी कि जो 20,000 है वो भी अपना 12% में आएगा, ना कि 18% में। तो आपसे गलती होने के चांसेस यही थे, बाकी आप कहीं और कोई गलती करने वाले इसमें नहीं है। ठीक, यस सर। आगे बढ़ते हैं मालिक, इसमें आगे क्या बोलता है। लास्ट क्वेश्चन भी अच्छा है, इसमें भी एक गलती करने के चांसेस हैं, जरा देखना कि गलती आपसे कहां पर होगी, वो भी मैं आपको यहां पर बतला देता हूं मालिक। ठीक है, काजल हैं, रजिस्टर्ड सप्लायर हैं, इसके बाद मैं ब्रेक दूंगा आपको ना। काजल हैं और एक रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ जयपुर राजस्थान है, हैज मेड द फॉलोइंग सप्लाई इन द मंथ ऑफ जनवरी। सप्लाई ऑफ ए लैपटॉप along with the laptop bag to customer of Mumbai. Supply of laptop along with the laptop bag, लैपटॉप की है और लैपटॉप बैग के साथ में है। मुंबई 55,000 एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। पूछ क्या रहा है इसमें, रजिस्टर्ड सप्लायर हैं और एज्यूम जीएसटी रेट दे रखे हैं, तो एग्जामिन करना है कि भाई सप्लाई किस चीज़ की हुई है, उस पर कौन सा रेट लगाया जाएगा। आप बताइए रेट किसका लगाऊं। पहली ट्रांजैक्शन हुई है लैपटॉप का 18%, लैपटॉप बैग का लगाऊं, हेयर ऑयल, ब्यूटी सोप, हेयर कॉम, इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज, सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ चेयर एंड कूलर्स, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस 5%। कौन सा लगाऊं? मेरे पास ऑप्शन 2 हैं, लैपटॉप या लैपटॉप बैग। एज पर सेक्शन नंबर 2 पीएनडी टेस्ट फुलफिल है, कंपोजिट सप्लाई आपकी बनती है यहां पर आकर ये, और कंपोजिट के अंदर जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो इसमें आपकी लैपटॉप की है। सो अकॉर्डिंगली इसको हम लैपटॉप के अंदर ही यहां क्लासीफाई करके मालिक चलेंगे, ऐसे करके ये लैपटॉप में आ जाएगा। लैपटॉप का रेट क्या था? लैपटॉप का रेट है आपका 18% का, तो 55,000 इंटू अपना ये 18% कैटेगरी में मालिक आ जाएगा। राइट, बताते चलना मुझे। सप्लाई ऑफ ये आपका आईसीआई मटेरियल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आएंगे आपके घूम फिर के ना। आगे है सप्लाई ऑफ 10,000 किट एट 50 ईच अमाउंटिंग टू 5 लाख एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी अमाउंट है, टू राम फैंसी स्टोर इन कोटा राजस्थान। अच्छा, ये कहाँ के हैं? ये राजस्थान के हैं, ये भी राजस्थान में गया है। तो ट्रांजैक्शन आपकी सेक्शन 10(1)(a) ऑफ आईजीएसटी एक्ट, जो प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजन है उसके मुताबिक ये आपकी इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन है। और ईच किट कंसिस्ट ऑफ 1 हेयर ऑयल, 1 ब्यूटी सोप
एंड 1 हेयर कॉम्ब। क्या ये ऐसी चीज़ है कि एक दूसरे के बिना नहीं बेची जा सकती? नहीं, ये इंडिपेंडेंट है सर। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। यही तो है मिक्स्ड सप्लाई। पता नहीं चल रही भाई क्या है क्या नहीं है, मिक्स है सब कुछ, सब मंत्री हैं अपने आप में। हाँ जी, बताइए क्या करूं? तो सर हेयर ऑयल, ब्यूटी सोप, हेयर कॉम्ब, अक्कड़ वक्कड़ बम्बे बोल, हेयर सोप, हेयर कॉम्ब, क्या क्या था, हेयर ऑयल, हेयर कॉम्ब, हेयर सोप, ये तीनों में से अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल। तो इसका क्लासिफिकेशन जाएगा 28%, यानी कि ब्यूटी सोप में इसका क्लासिफिकेशन चला जाएगा ऐसे करके। तो ये आएगा सर जी अपना यहाँ पर ब्यूटी सोप 28% में आ जाएगा। ठीक, बता नहीं रहे हैं आप? अब बता नहीं रहे हैं आप, बताना पड़ेगा आपको जी। आगे है 100 किट्स आर गिवन एज फ्री गिफ्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, फ्री फ्री गिफ्ट टू जयपुर कस्टमर ऑल अनरिलेटेड ऑन द ओकेजन ऑफ काजल्स बर्थडे। इधर है, फ्री गिफ्ट दिया गया है जयपुर कस्टमर को 100 किट, सारे अनरिलेटेड थे, अलग अलग लोगों को बांट दिया, मतलब बांट दिया 100 किट काजल के बर्थडे पर। ईच किट कंसिस्ट ऑफ 1 हेयर ऑयल, 1 ब्यूटी सोप, कॉस्ट ऑफ ईच किट 35, ITC क्रेडिट हैज नॉट बीन टेकन ऑन द गुड्स कंटेंट इन द किट। ये क्वेश्चन पढ़ के नाचने का मन कर रहा है बहुत तेज। बताइए क्या होगा? अगर आप क्वेश्चन के फर्स्ट हाफ को पढ़ते हैं, आपका दिमाग जाता है कंपोजिट सप्लाई की तरफ, सॉरी मिक्स सप्लाई की तरफ, और हेयर ऑयल और ब्यूटी सोप में आप देखते हैं भाई कौन सा इसमें ज़्यादा रेट कैरी कर रहा है। लेकिन लास्ट लाइन ने धक्का मार के नीचे फेंक दिया, ITC नहीं ले रखा था, नहीं ले रखा था तो सप्लाई नहीं बनेगा, सप्लाई नहीं बनेगा तो कंपोजिट या मिक्स की बात होगी ही नहीं, होगी नहीं तो ये इस पे GST अपना आएगा भी नहीं, थर्ड पर कुछ नहीं। अच्छा क्वेश्चन है ना? हाँ सर। नेक्स्ट, इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू हिज ब्रदर होली डिपेंडेंट ऑन हर। इसका क्या मतलब है? अगर पूरा डिपेंडेंट है तो वो रिलेटेड पार्टी में आ जाता है। फॉर हिज सन्स बर्थडे, भाई के बेटे यानी भतीजे की शादी थी मध्य प्रदेश में, प्रोवाइडिंग सेड सर्विस टू सो एंड सो। तो ये सर्विस RP को दी जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। क्या कहते हो मन्ना, GST आ जाएगा या नहीं आएगा? ट्रांजैक्शन इन बिटवीन रिलेटेड पार्टीज अपनी है, तो वो यहां पर सेकंड पॉइंट के अंदर फॉल करेगा, पहले पॉइंट में फॉल करेगा, अकॉर्डिंगली ये GST के दायरे में आ जाएगा। और इवेंट मैनेजमेंट का जो रेट था वो शायद 5% का दे रखा है, उसके हिसाब से बात बन जाएगी, ऐसे करके बोल देते हैं। ठीक, या आगे देखते हैं क्या है। ये खतरनाक पॉइंट है। चलो देखते हैं। 1400 चेयर्स एंड 100 कूलर्स हायर्ड आउट टू फंक्शन गार्डन, हायर्ड आउट टू फंक्शन गार्डन अजमेर राजस्थान फॉर 3 lakhs। चेयर हैं, कुर्सियां हैं और 330 का, एक्सक्लूसिव ऑफ GST, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द चेयर्स एंड कूलर्स फ्रॉम मिस्टर काजल एट गोडाउन। मतलब 330 के अंदर इनका किराया भी है और प्लस इसमें जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैं वो भी यहाँ पर हैं। ठीक, अच्छा, और इन दोनों की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3,30,000, ये बताया जा रहा है। ठीक है जी। सिंस काजल इज नॉट ए GTA, काजल इज नॉट ए GTA, क्योंकि हमें पता है GTA को छोड़कर बाकी जो भी आपके रोड ट्रांसपोर्ट होते हैं वो सब के सब अपने एग्जेम्पशन में चले जाते हैं। वो GTA नहीं है, बैलगाड़ी से ढोया होगा, तांगे से माल ढोया होगा, व्हाटएवर, वो GTA में नहीं आता है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस प्रोवाइड बाय हर आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST। तो ये जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैं ये आपके GST के दायरे में नहीं आ रहे हैं, जबकि रेंट के ऊपर GST आंदा है। टोटल बता रखा है 3,30,000 रुपए। बताइए क्या होगा? बताइए मालिक क्या होगा? क्या करे यहां पर आकर? मन नहीं कर रहा क्या कि 330 में से ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस घटा दीजिए, कैसे कुछ पता लग जाए तो, और बाकी रेंट पे लगा दीजिए?
मुन्ना, ये तू कब से कॉस्टिंग पढ़ना शुरू कर दिया बे? है कब से? अरे अरे टू और मोर, अरे भैया यहां पे तो दिख नहीं रहा टू और मोर सप्लाईज नेचुरली बंडल्ड, वन ऑफ द सप्लाई द प्रिंसिपल सप्लाई। तो ये प्रिंसिपल सप्लाई नहीं दिख रही तुझे यहां पर रेंट की? हां, कंपोजिट सप्लाई, प्रिंसिपल सप्लाई ये है। तो पूरे बंडल का क्लासिफिकेशन रेंट में किया जाएगा बे, और 330 पर पूरे पे यहां पर आ जाएगा। जिन्होंने गलती नहीं करी है वो अपने लिए एक स्टिकर बनवा लें जीनियस का, और वो मम्मा को बोलें कि उनकी नजर जरूर उतारी जाए, आज जरूर उनकी नजर उतारी जाए जिन्होंने सही जवाब दिया यहां पर आकर। इट्स ए कंपोजिट सप्लाई यार, ये पूरा 330 में क्लासिफिकेशन जाएगा रेंटिंग को लेकर, और पूरे पे टैक्स आएगा। विकास जिंदल साहब, बस मेरे बच्चा तो सी कमाल कर देता। हां, लास्ट क्वेश्चन है जी इसका, और लास्ट क्वेश्चन नवंबर 2019 में आया हुआ है और 4 नंबर का है। क्या कहते हो, राइटिंग प्रैक्टिस में दूं? लीजिए, इसमें 2 क्वेश्चन दिए मैंने राइटिंग प्रैक्टिस में आपको, तो एक पिछले वाला और एक अपना राइटिंग प्रैक्टिस में ये क्वेश्चन है। आप मेरे साथ बेईमानी नहीं कर रहे हैं बच्चा मेरे, मैं चाहता तो नया चैप्टर शुरू करता आज, और ये बैकलॉग बोल देता कल लेना यार हो जाएगा तुमसे, पर मैं बेईमानी बिल्कुल नहीं करूंगा ना, बिल्कुल नहीं करूंगा मैं आपके साथ, बिल्कुल नहीं। नॉट इवन ए सिंगल लेक्चर मेरा रिकॉर्डेड नहीं, आपने नोटिस किया होगा। मैं बीमार था, मैंने छुट्टी कर दी, पर रिकॉर्डिंग में दे सकता था, पर मैं नहीं दी मैंने। न्यू स्कीम, न्यू सिलेबस, सब कुछ नया है, एक एक क्लास आपको फ्रेश दूंगा मैं, ठीक है? यहां तक हमारी बात हो गई है, अभी ब्रेक लेते। और हाँ, राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी है, आप इसमें मेरा धोखा मत कर देना मेरे साथ में आप, और तुम्हारे नंबर ना आए ना, कम से कम एग्जाम्शन ना आए तो मुझसे कह देना कि आपने धोखा कर दिया हमारे साथ में। आप मेरी बात मानते रहना बस, ठीक है? चलो मालिक।